पानी की जो कमी हो रही है वेदर कंडीशंस की वजह से जो है ये सब चीज़ें हो रही है। आपको जहाँ स्नोफॉल चाहिए था नहीं हो पा रहा है, आपको रेनफॉल मिल रहा है, रेनफॉल सडनली फ्लो करके नहीं जाएगा। कि चाहे लद्दाख रीजन हो, उत्तराखंड रीजन हो, चाहे हिमाचल रीजन हो, टूरिस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है। जिस पानी ने 100 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट होना था वो पानी जो है हज़ारों या लाखों आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात करें मौसम की तो मौसम कुछ विगत 2-3 दशकों से काफ़ी चेंज इसमें हुआ है। मौसम में हाई एल्टीट्यूड रीजन में वार्मिंग बढ़ी है इन कंपैरिजन टू लोअर एलिवेशन जोन। इस ईयर की अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी में आपको जो है स्नो ड्राउट मिला था, सडनली अप्रैल में वार्मिंग होगी और अप्रैल में जो है मैक्सिमम वार्मिंग भी देहरादून में आपको देखने को मिली होगी, हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी आपको मैक्सिमम। फिर सडनली जब मई आया तो मई आने के बाद क्या हो गया कि फिर आपकी कूलिंग और प्रिसिपिटेशन जो है कंटिन्यूस हो गया। कहीं दशक पीछे भी देखो, हजारों साल पीछे या लाखों साल पीछे देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई अर्थ का वेदर सिस्टम और क्लाइमेट सिस्टम जो है बहुत सारी चीज़ों से चेंज हुआ और ये बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट भी होता है। 1400-1850 के बीच जो एक छोटा सा कोल्ड पीरियड आया था उसके बाद जो है सडनली वार्मिंग हुई, जिसको हम जो है हॉकी स्टिक वार्मिंग भी बोलते हैं। मतलब एक लिमिट जाने के बाद सडनली ऊपर की ओर उठने लगी वो वार्मिंग। जिस रीजन में पहले स्नोफॉल होती थी समर में या विंटर में, इतनी ठंड होती थी, अब क्या हो रहा है कि वो रेनफॉल जो स्नोफॉल का एरिया है वो शिफ्ट हो गया, वो आपका स्नोफॉल ऊपर की तरफ खिसक गया है और उसकी जो जगह थी उसको रेनफॉल ने ऑक्युपाई कर दिया है। ग्लेशियस रीजन या स्नोफॉल रीजन पे ही पूरे हिमालय की जलवायु कंट्रोल होती है। तो वो जब उसमें कमी आनी शुरू हुई तो वेदर एबनॉर्मल होना शुरू हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का एक सिग्नेचर है बेसिकली, ये आपको दिखा रहा है भाई कि वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं घट रही है। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जिस हिसाब से चीज़ें हो रही है, ये एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। परफेक्ट तो अभी आज के सिनेरियो में तो अच्छा नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते कि भाई ये चीज़ें अच्छी है। क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें हिमालय बचाना है, हिमालय तो आपका चिरंजीवी है, उसको कुछ नहीं होगा, हमें खुद को बचाना है। बेसिकली अभी अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम कुछ विगत 2-3 दशकों से काफ़ी चेंज इसमें हुआ है मौसम में। कि अगर हाई एल्टीट्यूड रीजन में हम देखें तो हाई एल्टीट्यूड रीजन में जिसको आप बोलते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट वार्मिंग बढ़ी है, यानी हाई एल्टीट्यूड रीजन में वार्मिंग बढ़ी है इन कंपैरिजन टू लोअर एलिवेशन जोन में। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि सीज़न और ये सब चीज़ें ये काफ़ी चेंज भी हुए हैं, सीज़न और इन सब चीज़ों में काफ़ी चेंज हुआ है। अब आप देखोगे कि अभी आपने इस ईयर की अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी में आपको जो है स्नो ड्राउट मिला था, जनवरी फरवरी में यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई। मार्च अप्रैल में, मार्च के लास्ट से स्नोफॉल होनी शुरू हुई और कुछ दिन स्कैटर्ड स्नोफॉल हुई, कुछ दिन स्नोफॉल हुई और सडनली अप्रैल में वार्मिंग होगी और अप्रैल में जो है मैक्सिमम वार्मिंग भी देहरादून में आपको देखने को मिली होगी, हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी आपको मैक्सिमम। फिर सडनली जब मई आया तो मई आने के बाद क्या हो गया कि फिर आपकी कूलिंग और प्रिसिपिटेशन जो है कंटिन्यूस हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि बेसिकली अगर इसको हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट वेदर से डिपेंड होता है। तो वेदर का क्या होता है कि वेदर एक फ्लक्चुएटेड होती है। फ्लक्चुएटेड मीन्स आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये हमेशा एक जैसी रहेगी, ये चेंज हुई है। अगर आप कहीं दशक पीछे भी देखोगे, हजारों साल पीछे या लाखों साल पीछे देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई अर्थ का क्लाइमेट जो है बहुत वेदर सिस्टम और क्लाइमेट सिस्टम जो है बहुत सारी चीज़ों से चेंज हुआ और ये बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट भी होता है। लेकिन अब आप लिटिल आई से इसकी बात करोगे 1850 या 1400-1850 के बीच जो एक छोटा सा कोल्ड पीरियड आया था उसके बाद जो है सडनली वार्मिंग हुई, जिसको हम जो है हॉकी स्टिक वार्मिंग भी बोलते हैं। मतलब एक लिमिट जाने के बाद सडनली ऊपर की ओर उठने लगी वो वार्मिंग। तो वो वार्मिंग, उस वार्मिंग होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में चेंज होने शुरू हो गया। वेदर की जो कंडीशन थी उसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंज होने लगा। जैसे जिस रीजन में पहले स्नोफॉल होती थी समर में या विंटर में, इतनी ठंड होती थी, अब क्या हो रहा है कि वो रेनफॉल जो स्नोफॉल का एरिया है वो शिफ्ट हो गया, वो आपका स्नोफॉल ऊपर की तरफ खिसक गया है और उसकी जो जगह थी उसको रेनफॉल ने ऑक्युपाई कर दिया है। तो इसी सिस्टम की वजह से क्या होगा कि रेनफॉल का शिफ्ट होना, स्नोफॉल का एरिया श्रिंक हो रहा और रेनफॉल का एरिया का एक्सपेंड होने की वजह से ग्लेशियर जो है तेजी से मेल्ट भी करने लगे। जब ग्लेशियर भी तेजी से मेल्ट करने लगे तो ग्लेशियर्स पे ही पूरा जो ग्लेशियर्स होता है, ग्लेशियर्स रीजन या स्नोफॉल रीजन पे ही पूरे हिमालय की जलवायु कंट्रोल होती है। तो वो जब उसमें कमी आनी शुरू हुई तो वेदर एबनॉर्मल होना शुरू हो गया। एबनॉर्मल होना शुरू हो गया मतलब जहाँ पे आपको इक्वल अमाउंट की रेनफॉल जो होती थी वो अब आपकी स्कैटर्ड रेनफॉल होगी या बड़े इवेंट्स पे तब्दील होगी। कहीं पे
ज़बरदस्त रेनफॉल हो जाती है तो कहीं पे होती ही नहीं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको धराली में मिलता है। धराली में अगर आप डेटा का एनालिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि लोअर एलिवेशन यानी हरसिल में, भटवाड़ी में जो IMD के स्टेशन थे उसमें 2-3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 6 से लेकर 30 mm तक रेनफॉल हुई 4 दिन में। लेकिन जो हमारा स्टेशन था अपर एलिवेशन तेला कैंप और डोकरानी ग्लेशियर कैंप में, वहाँ पे लगभग 3 दिन में 100 mm से ज़्यादा रेनफॉल हुई। तो अब देखो आप एक लोअर एलिवेशन में जहाँ आपका स्टेशन लगा हुआ, आपने बोला जी कोई हैवी रेन इवेंट नहीं है यहाँ पे, ये तो अपने आप ही हो गया है, तो किसी ने अलग अलग प्रिडिक्ट कर दिया चीज़ों को। लेकिन अब आप एक ही एलिवेशन पे एक ही जगह पे के 2 एलिवेशन पे आपको 2 पैटर्न्स रेनफॉल के मिल गए, एक कम और एक ऊपर। तो ये ऐसी एबनॉर्मलिटी इसी की वजह से होती है। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा चेंज हो रहा है अर्थ के अंदर। ये अपने आप में एक, आप बोलोगे क्लाइमेट चेंज का भी सिग्नेचर है और अपने आप में एक ग्लोबल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी फैक्टर है कि भाई आपका कहीं वॉर हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, आपका पॉल्यूशन ज़्यादा है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट ज़्यादा है, और अपने आप में अर्थ भी अपने आप को रिकवर कर रही है, वो भी अपने हिसाब से अपने पैटर्न को चेंज कर रही है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको वेदर में दिखेगा, और ये आगामी आने वाले कुछ सालों में और ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको दिखने की संभावना है फ्यूचर में, और एबनॉर्मलिटी दिखने की संभावना, और एक्सट्रीम इवेंट आने की संभावना है। तो ये सब वार्मिंग की वजह से होती है। आज के सिनेरियो में तो अच्छा नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते कि भाई ये चीज़ें अच्छी है। लेकिन अगर हम लिटरेचर पढ़ें और लिटरेचर के बेसिस पे देखें तो थर्मल कॉन्ट्रास्ट बेसिकली क्या होता है कि लैंड और ओशियन का थर्मल कॉन्ट्रास्ट है। अगर गर्मी बढ़ती है तो मॉनसून विंड्स आपकी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, यानी आपका लैंड सरफेस या तिब्बतन प्लेटो साइड जो है आपका हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाएगा, जिसमें सरफेस विंड जो है उस साइड की तरफ फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। जब सरफेस विंड उस साइड की तरफ, हिमालय या उस साइड फ्लो करनी शुरू हो जाएगी, तो ये मॉइस्चर क्या करेगी, उठा के वहाँ ले जाएगी। जब मॉइस्चर ज़्यादा, मैक्सिमम मॉइस्चर वहाँ कैरी होगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ओरोग्राफिक बैरियर की वजह से यानी हिमालय की वजह से वहाँ प्रेसिपिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो वो प्रेसिपिटेशन जो है कहीं महीनों या कहीं सालों तक भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वार्मिंग कितनी सिनेरियो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। ये वेदर ऑलरेडी पहले रिपोर्टेड है, लोगों ने पहले इसको लिखा हुआ है। वो मेरा अपना काम नहीं है, पर लोगों के काम के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो ये, तो इस बेसिस पे क्या है कि अगर वार्मिंग होगी तो ये एक लिमिट तक तो ग्लेशियर्स को मेल्ट कर देगी, ग्लेशियर, लेकिन हो सकता है कि एक लिमिट के बाद ग्लेशियर ग्रो करें। जब कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है एक लिमिट तक, आपकी जो है लगातार मौसम खराब है आपका, कब तक जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन आपकी रहेगी। एक बार लॉन्ग वेव रेडिएशन खत्म होगी तो स्नो प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड में, और वो स्नो प्रेसिपिटेशन जो है डाउनवर्ड में आपका टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो आपका स्नोफॉल का एरिया एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक साइकिल है बेसिकली, वो एक्सपेंड हो जाना, पता चला कि नीचे, बहुत नीचे 1000 मीटर तक स्नोफॉल होनी शुरू होगी उस टाइम पे, तो ग्लोबल एक कूलिंग टाइप का फेज आएगा ना उसमें, वार्मिंग के साथ साथ जो है सडनली कूलिंग। तो ये एक शब्द यूज किया था स्टेडियल और इंटरस्टेडियल, ये फेजेस ऐसी होती है। स्टेडियल ये होता है कि जब आपका ग्लेशिएशन होता है, सडनली बीच में जो है आपका वार्मिंग फेज में सडनली कूल फेज आपका आ गया। इंटरस्टेडियल और स्टेडियल करके फेजेज होती है, वार्मिंग चल रही है, सडनली एक कूल फेज आ गया, ऐसा भी होता है और ऐसे भी रिपोर्टेड है। और अगर कूलिंग चल रही है सडनली एक वार्म फेज आ गया। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी रिपोर्टेड है, लोगों ने रिपोर्ट कर की हुई है। इसमें क्या है कि पानी की जो कमी हो रही है, पानी की कमी वो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि भाई स्कैटर्ड वेदर कंडीशंस की वजह से जो है ये सब चीज़ें हो रही है। आपको जहाँ स्नोफॉल चाहिए था नहीं हो पा रहा है, आपको रेनफॉल मिल रहा है, रेनफॉल सडनली फ्लो करके नहीं जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं विगत कुछ दशकों से कि चाहे लद्दाख रीजन हो, चाहे आपका उत्तराखंड रीजन हो, चाहे हिमाचल रीजन हो, टूरिस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है। और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि भाई आपके कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली, जिस पानी ने 100 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट होना था, वो पानी जो है हज़ारों या लाखों आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक तो इसकी वजह से पानी की कमी होगी, दूसरा क्या है कि स्नोफॉल का पैटर्न चेंज होने की वजह से आपके पानी की कमी होगी। अब आप ये देखो कि भाई जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है हमारा, बेसिकली जिस रीजन में भी रहते हैं, तो वहाँ अभी रिवर्क मटेरियल, यंग मटेरियल है। हिमालय तो यंग है ही है, साथ में वो जगह भी जहाँ हम लोग टूरिस्ट प्लेस है उसके लिए जाते हैं वो और यंग है। वो हिमालय अगर हम बोलेंगे 22 मिलियन ईयर ओल्ड है, तो वो जगह तो 18-20 हज़ार साल पुरानी है, क्योंकि ग्लेशियर ने उसको रिवर्क किया है 18-20 हज़ार टाइम में। जो LGM के टाइम थे उसमें लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल उस रीजन में। अब उस मटेरियल में क्या हो गया कि भाई जब टूरिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो आपकी डेवलपमेंट की और चीज़ें भी बढ़ेगी।
क्योंकि आदमी के पास पैसा आएगा तो आदमी और ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उसमें वेलनरेबिलिटी बढ़ गई है, उसकी फ्रिजिलिटी बढ़ गई है उस रीजन की, कोई भी आपका जो ग्लेशिएटेड है वहाँ पे। अब उस होने की वजह से क्या हो गया कि अभी तो हमको जो तुरंत रेवेन्यू मिल रहा है जिसमें हम खुश हो रहे हैं वो तो ठीक है, अभी हमको पैसा मिल रहा है, हम लोग सब कुछ, लेकिन आने वाले कुछ टाइमों में शायद मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अलार्मिंग है। गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। बेसिकली इस पर कंस्ट्रक्शन से लेकर डेवलपमेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेकर के इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, जिससे इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ना हो। एक लिमिट तक इन्फ्लुएंस को कट कर किया जा सकता है, और वो हमारे लिए भी आने वाले 100-200 साल तक जो है हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें हिमालय बचाना है, हिमालय तो आपका चिरंजीवी है, उसको कुछ नहीं होगा। हमें खुद को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है। हिमालय तो जैसा है वैसे रहेगा, धरती जैसे है वैसे रहेगी, वो घूमती रहेगी। हम आज नहीं रहेंगे तो कल रहेंगे, कोई और आएगा, ये सब सिस्टम है ना। लेकिन हमें अपने आप को कैसे बचाना वो हमें सोचना पड़ेगा। कुछ गाइडलाइन निकालनी पड़ेगी, कुछ आपका डिजास्टर प्लान निकालना पड़ेगा, कुछ लैंड यूज पैटर्न निकालना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम अपने आप को बचा सकते हैं।